हेलो दोस्तों। मार्च 2025 के एंड तक जापानीज हाउसहोल्ड्स ने अपने फाइनेंशियल एसेट्स का आधे से ज्यादा हिस्सा कैश और बैंक डिपॉजिट्स में रखा हुआ था। ग्लोबली एक एडवांस इकोनॉमी होने के बावजूद ये अपनी वेल्थ को होल्ड करने का एक अजीब तरीका है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स का सिर्फ 11.5% कैश है, और तो और अमेरिकन वेल्थ का 40% से भी ज्यादा इक्विटीज में है। वहीं जापानीज हाउसहोल्ड्स ने अपने फाइनेंशियल एसेट्स का सिर्फ लगभग 12% ही इक्विटीज में इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट इंडियन हाउसहोल्ड्स भी इससे कम कैश और ज्यादा इक्विटी होल्ड करते हैं, भले ही हमारी इकोनॉमी उनसे काफी कम डेवलप्ड है। इसी एक वजह से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इन्फ्लेशन की वजह से कैश अपनी वैल्यू लगभग होता रहता है। आइडल मनी अपनी परचेजिंग पावर खो देता है। आप अपनी वेल्थ की वैल्यू को सिर्फ तभी प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब आप इसे किसी प्रोडक्टिव चीज में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जापान ने हिस्ट्री से एक अलग लेसन सीखा। उनकी फाइनेंशियल लाइफ एक जगह रुक गई थी। कई डेकेड्स तक प्राइसेस मुश्किल से मूव हुए थे, वेजेस भी मुश्किल से ही मूव हुए। आपका बैंक आपके डिपॉजिटेड पैसे पर मुश्किल से ही कोई इंटरेस्ट देता था, पर यह ठीक था। कम से कम उसकी वैल्यू सेफ तो रहती थी। कोई और चीज इसकी गारंटी नहीं दे सकती थी। ज्यादातर जापानीज लोगों ने 1980s में अपने स्टॉक और प्रॉपर्टी मार्केट्स का एक बहुत बड़ा कोलैप्स देखा था। इकोनॉमी इससे कभी रिकवर नहीं हुई। अगर आपने 1989 में जापानी स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 35 साल बाद भी 2024 तक रिटर्न्स में एक सिंगल येन भी नहीं दिखता। अब ऐसे इकोनॉमी में रैशनली कैश ही एक सेफ ऑप्शन था, और जैसे जैसे आदत के साथ ये सालों तक फंसा रहा, वो रैशनल चेंज से उनका कल्चर ही बन गया। ये एरा 3 डेकेड्स तक चला। उन सभी सालों में कैश होल्ड करने की कोई कॉस्ट नहीं थी। इस फैक्ट ने जापानीज फाइनेंशियल लाइफ को इस मामले में शेप किया कि हाउसहोल्ड्स कैसे सेव करते थे, फर्म्स क्या चार्ज करती थी, गवर्नमेंट कैसे बोरो करती थी, और आउटसाइडर्स के लिए येन का क्या मतलब था। और फिर हाल ही के सालों के केओस के साथ इन्फ्लेशन वापस आ गया। उसके साथ इंटरेस्ट रेट्स भी फाइनली वापस आ गए। अब एक ऐसे देश में पैसे की प्राइस का वापस आना क्या करता है, जो इसके बारे में सब कुछ भूल ही चुका था, ये कोई श्योर होकर नहीं बता सकता था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जापान की थोड़ी हिस्ट्री समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि बिना इंटरेस्ट के कोई इकोनॉमी कैसे काम करती है। एंड में हम जापान में आए रेजिम चेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी जापानीज हिस्ट्री समझते हैं। जापान का इकोनॉमिक स्लोनेस इरेशनल एक्साइटमेंट के एक पीरियड से आया था। लेट 1980s में जापानीज स्टॉक और लैंड प्राइसेस एक नेशनल मेनिया बन चुके थे। जब वो बबल इवेंचुअली पंक्चर हुआ तो इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा शॉक लगा। एसेट्स की प्राइसेस कोलैप्स हो गई। बैंक्स के पास बैड डेट्स का पहाड़ खड़ा हो गया। फर्म्स ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। एक ऐसी इकोनॉमी जिसने कभी यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेंस को थ्रेटन किया था, उसने अपनी पूरी बॉयंसी खो दी थी। देश ने खुद को अचानक एक मुश्किल सिचुएशन में पाया। इकोनॉमी का मोमेंटम उस पॉइंट तक धीमा हो गया था जहां लोगों ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, भले ही पैसा प्रैक्टिकली फ्री था। प्राइसेस गिर रही थी उस पॉइंट तक जहां बिजनेस ओपन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता था। जब भी ऑप्टिमिज्म थोड़ी बढ़ती तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या 2011 तोहोकू अर्थक्वेक जैसे डिजास्टर्स उसे कम कर देते। ऑर्डिनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनी पावर खो चुकी थी। जापान ने इस बाइंड से निकलने के लिए सब कुछ ट्राई किया। 1999 तक इंटरेस्ट रेट 0 थे। 2000s में इसने क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू की, जहां बैंक्स के एसेट्स खरीदकर उन्हें बहुत सारे पैसे दिए। 2016 में इसने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स तक ट्राई किए और इफेक्टिवली लोगों को पैसा आइडल रखने के लिए पनिश किया। फिर इसने मार्केट से रैंडमली 10-year बॉन्ड्स खरीदकर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बोरोइंग पर रेट को कंट्रोल करना भी शुरू किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जापान में एक नया नॉर्मल सेटअप हो चुका था। जापान का बबल बस्ट इतना ब्रूटल था कि कंपनीज ने फंडामेंटली अपना कैरेक्टर बदल लिया। जापान एक ऐसी चीज में चला गया जिसे इकोनॉमिस्ट रिचर्ड कू बैलेंस शीट रिसेशन कहते हैं। बिजनेसेस अब प्रॉफिट मेकिंग मशीन्स की तरह बिहेव नहीं करते थे। लगातार 10 साल तक उनका सारा कैश डेट्स पे करने और अपनी बैलेंस शीट्स क्लीन करने में ही चला गया। इस बीच डेट एक टबू बन गया। कंपनीज अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के लिए पैसे बोरो नहीं करती थी, भले ही आप उन्हें वो पैसा फ्री में ही क्यों ना ऑफर करें। यही वजह है कि जब इंटरेस्ट रेट 0 भी हुए तब भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। इसने एक डूम का लूप भी शुरू कर दिया। जैसे जैसे इकोनॉमी वीक हुई और इन्वेस्टमेंट्स रुके, जॉब्स गायब हो गई। देश एक एम्प्लॉयमेंट आइस एज में चला गया। जिनकी जॉब्स बची भी थी उन्हें वेज कट्स लेने पड़े।
हालत इतनी डेस्परेट थी कि लोगों ने खर्चा करना तक बंद कर दिया, परचेजेस को जितना हो सके डिले किया, कंपनीज को सेलिंग जारी रखने के लिए प्राइसेस कम करने पड़े। लंबे समय तक जापान डिफ्लेशन में रहा और ये साइकिल खुद को ही फीड करता रहा। डिमांड कॉन्स्टेंटली लो होने के कारण फर्म्स के पास एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करने का कोई कारण ही नहीं था, इसीलिए लोगों की वेजेस रुकी रही, जिसने उन्हें मार्केट से बाहर निकाला। इसके कारण बदले में प्राइसेस को लो करना पड़ा। धीरे धीरे ये इकोनॉमी का जैम एक एक्सपेक्टेशन में बदल गया और लोगों ने सीख लिया कि वेजेस और प्राइसेस दोनों कभी नहीं बढ़ेंगे। ऐसे एनवायरनमेंट में एक जापानीज बैंक के पास डोमेस्टिकली यील्ड्स कमाने के बहुत कम चांसेस थे। रिटर्न पाने का एक ही तरीका था कि बहुत लंबे समय के लिए लेंड किया जाए, मतलब फ्यूचर में 30-40 साल आगे तक, या अब्रॉड जाया जाए। सिमिलरली इंश्योरर्स ने अपने बिजनेस मॉडल स्टॉल होते देखे। उन्हें फ्यूचर क्लेम्स पे करने के लिए अपना पैसा ग्रो करने की जरूरत थी, पर जापान में ऐसा करने की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी। मनी का अकेला सीरियस डिमांड जापानीज गवर्नमेंट से आया, जो बहुत कम रेट्स पर बहुत लंबे पीरियड्स के लिए बहुत बड़े सम्स बोरो कर सकता था। फिस्कल 2024 के एंड तक आउटस्टैंडिंग जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स टोटल 1171.1 ट्रिलियन येन था, जो देश के जीडीपी के साइज का 2.5 गुना था। एवरेज बॉन्ड लगभग 10 साल में मैच्योर होता था, सिर्फ 0.83% के इंटरेस्ट पर। सालों की क्वांटिटेटिव ईजिंग के बाद 2024 तक उनमें से लगभग आधे बॉन्ड्स खुद जापानीज सेंट्रल बैंक के पास थे। लेकिन जापान के बाहर जापान की फ्रोजन इकोनॉमी ने एक नया ट्रेड के लिए स्पेस खोला। एक ग्लोबल इन्वेस्टर जापान से येन बोरो कर सकता था और उन्हें किसी और चीज जैसे डॉलर्स, रुपीस, पेसोस या जो भी हो उसमें बदल के सेल कर सकता था और फिर इसे एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर सकता था जो रिटर्न्स प्रॉमिस करे। वो रिटर्न्स आपके पास ही रहते। इसका अकेला ये रिस्क था कि येन लोन रीपे करने से पहले इसकी वैल्यू ज्यादा अप्रिशिएट ना हो जाए। ऐसा हर कुछ समय में होता था, जिससे ग्लोबल मार्केट्स में एक पैनिक होता था। पर जब तक फॉरेक्स रेट्स रीजनेबली स्टेबल रहे, ये फ्री मनी था। अगस्त 2024 के एक असेसमेंट के मुताबिक इन कैरी ट्रेड्स का स्केल 40 ट्रिलियन येन से भी ज्यादा का था, यानी 23 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा हम तक भी पहुंचा, जो अक्सर हमारे मार्केट्स को एफपीआई इनफ्लोस के रूप में हिट करता था। ये एस्टिमेट करना मुश्किल है कि कितना, क्योंकि ये ट्रेड्स फंडामेंटली ओपेक होते थे, पर कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक उस पैसे का लगभग 1/4 इंडिया में ही फ्लो हुआ। अब बात करते हैं जापान के रिजीम चेंज की। जापान अपना लगभग सारा फूड और फ्यूल इंपोर्ट करता है। कई डिकेड्स तक हम एक स्टेबल ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में रहे, जहां ऐसे अरेंजमेंट्स रूटीन थे। लेकिन 2022 में जैसे ही रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन में मार्च किया, दोनों चीजें सडनली महंगी हो गई। आखिरकार जापान में रियल इन्फ्लेशन दिखने मिला। शॉर्ट टर्म में ये जापानीज हाउसहोल्ड्स के लिए एक बुरी चीज थी, जो अचानक पहले से काफी पुअर होने लगे। पर इसने एक ऐसा साइकिल क्रिएट किया जो काफी समय से रुका हुआ था। अगले सालों में जापानीज वर्कर्स अपने वेजेस मीनिंगफुली बढ़ा पाए, खासकर इसीलिए क्योंकि उनकी एजिंग पॉपुलेशन में वर्कर्स की कमी थी। जैसे 2024 में जापानीज वर्कर्स ने 5.1% का एवरेज वेज इंक्रीज को नेगोशिएट किया। ये 33 इयर्स का सबसे बड़ा इंक्रीज था। बदले में इसने गुड्स और सर्विसेज दोनों की प्राइसेस को अप्रिशिएट होने दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आखिरकार लोगों ने प्राइसेस बढ़ना एक्सपेक्ट किया और उसके हिसाब से चेंजेस भी लाने लगे। प्राइसेस फाइनली मूव होने के साथ बैंक ऑफ जापान ने उन कई डिफ्लेशन फाइटिंग मेजर्स को अनवाइंड करना शुरू किया जो उन्होंने सालों में लगाए थे। मार्च 2024 में उन्होंने फाइनली नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स को खत्म किया और उन्हें 0 to 0.1% पर सेट किया। इसने अपने कुछ मार्केट इंटरवेंशंस को भी बंद किया। फिर इसने एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ने दिया। जुलाई 2024 में रेट्स को 0.25% तक हाइक किया गया। वो जनवरी 2025 में 0.5% और दिसंबर 2025 में 0.75% पहुंचे और फिर इस साल जुलाई 16 को उन्होंने सिंगल डिजिट मार्क को ब्रीच भी किया। 1995 के बाद पहली बार इंटरेस्ट रेट 1% तक बढ़ा। यहाँ इंडिया में बैठ के शायद हमारे लिए वो नंबर का ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन एक ऐसे देश के लिए जिसने फ्री मनी एक्सपेक्ट करना सीखा था, ये एक बड़ा चेंज था। फाइनली कई डेकेड्स बाद पैसे की एक रियल प्राइस थी। पुराना रजीम फाइनली खत्म हो चुका था। ये नया मूवमेंट पूरी जापानीज इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करेगा, जैसे जीरो इन्फ्लेशन रजीम ने 30 साल पहले किया था। जैसे बैंक्स को कंसिडर कीजिए, एक तरफ उनकी लेंडिंग मार्जिन्स फाइनली रिकवर हो सकती हैं, पर साथ ही उनके पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू गिर गई है। अगर गवर्नमेंट अब ऐसे बॉन्ड्स इशू कर रही है जो रियल इंटरेस्ट पे करते हैं, जैसे 1.5% पर, तो उनके पहले से हेल्ड बॉन्ड्स जिनके रेट 0.5% के आसपास हैं, वो अनअट्रैक्टिव लगते हैं। उन ड्रॉपिंग वैल्यूज ने कई छोटे बैंक के कैपिटल बेस में एक बड़ा फॉल लाया है। समय के साथ उनकी फ्यूचर इनकम्स इंप्रूव होंगी,
पर पास्ट को मार्क डाउन किया गया है। लाइफ इंश्योरर्स ने वही डायनामिक देखा, उनके एसेट्स वैल्यू में गिर गए हैं। वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से वो सुपर लॉन्ग डेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने के बारे में अब कॉशियस भी हो गए हैं। पिछले कई डेकेड से ये वो बोरोअर्स थे जिन पर गवर्नमेंट ने हैवी बोरोइंग फ्यूल करने के लिए डिपेंड किया था। धीरे धीरे ये और महंगे होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट के इंटरेस्ट बिल्स तेजी से बढ़ रहे हैं। जनरल बॉन्ड्स पर इसका इंटरेस्ट फिस्कल 2024 के लगभग 8 ट्रिलियन येन से बढ़कर फिस्कल 2025 में लगभग 10 ट्रिलियन येन से ज्यादा हुआ और फिस्कल 2026 में 13 ट्रिलियन येन से ज्यादा हो गया है। फिस्कल 2026 में सभी इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर वो डेट सर्विसिंग के लिए 31.3 ट्रिलियन येन पे कर रहा है, जो उसके बजट का 1/4 है। जैसे जैसे पुराने सस्ते बॉन्ड्स अगले 10 साल में जाएंगे, ये बर्डन सालों में बढ़ता रहेगा। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के ज्यादातर बॉन्ड्स करंटली बैंक ऑफ जापान के पास हैं और उसके अपने कॉस्ट्स हैं। बीओजे के अपने खुद के सर्वे के मुताबिक एवरेज मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट को बहुत डिस्टर्ब मानता है। अब इन्फ्लेशन फाइनली वापस आने के साथ बीओजे पीछे हट रहा है, जिसका प्लान मार्च 2030 तक 350 to 370 ट्रिलियन येन के बॉन्ड्स को अनलोड करने का है। अब जब जापानीज इकोनॉमी थोड़ा बहुत नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रही है, कुछ अजीब हुआ है। ऑर्डिनरली स्टॉक मार्केट्स रेट हाइक को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जापान में इसे एक सिग्नल जैसे देखा गया कि देश हायर नॉमिनल ग्रोथ देखेगा, जबकि कैश बाकी दुनिया की तरह अपनी वैल्यू खोना शुरू कर देगा। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि जापानी स्टॉक मार्केट्स में पैसे का एक बड़ा सर्ज आया, जिसमें टोक्यो स्टॉक प्राइस इंडेक्स 3 साल में प्रैक्टिकली डबल हो गया। और वैसे कैरी ट्रेड पर कोई रीसेंट डेटा नहीं होता, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना हार्ड है, पर चांसेस हैं कि ये अब काफी कम हुआ है। ये हमारे खुद की एफपीआई आउटफ्लोज का एक छोटा पीस भी हो सकता है। साथ में ये एक बड़े ट्रांजिशन की तरफ पॉइंट करता है। जापान एक पुराने रेजिम के बचे हुए हिस्सों को हटा रहा है और एक नए रेजिम के अंदर जाना सीख रहा है। ये एडजस्टमेंट फ्रिक्शन के साथ आएगा। जापान ने 3 डेकेड्स में कई चॉइसेस किए हैं जो पोर्टफोलियोज, प्राइसिंग हैबिट्स, बैलेंस शीट्स और डेट स्ट्रक्चर्स में जुड़े हुए हैं। इन सबको अनवाइंड होने में कई साल लगेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये इन्फ्लेशन जापानीज इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला पाएगा? कैरी ट्रेड के कम होने से इंडियन एफपीआईज पे कितना इंपैक्ट पड़ सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।